हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन के बारे में, जो कि हमारी क्लास 8th की एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर नंबर 9 है। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था फोर्स एंड प्रेशर के बारे में, जो कि हमने बहुत अच्छे तरीके से वन शॉट के थ्रू जीरो से लेके बिल्कुल हाई लेवल, जो कि हमारी 8th क्लास से रिलेटेड है, हमने कंप्लीट किया था। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो चैनल के पेज पे जाके आप उस वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे हम फ्रिक्शन के साथ। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि फ्रिक्शन जो है वो एक काइंड ऑफ फोर्स ही होता है, जो कि हमारे मोशन की फोर्स की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, लेकिन इस चैप्टर में हम टोटली फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम प्रेशर उस टाइप से हम कुछ भी इसमें ऐसा डिस्कस नहीं करने वाले हैं। हमें सिर्फ फ्रिक्शन और फ्रिक्शन के टाइप के बारे में, और फ्रिक्शन किस तरीके से हमारी डेली लाइफ में हेल्प करता है और किस तरीके से हमें नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के इस चैप्टर को, जो कि फ्रिक्शन है हमारा। ठीक है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको इतना पता होना चाहिए, जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो हमारा मोशन की डायरेक्शन के अपोजिट लगता है। ठीक है, सो स्टार्ट करेंगे हम अपना चैप्टर, जिसमें सबसे पहले एग्जाम्पल जो है हमारा कि वाई व्हीकल स्लो डाउन। जब भी हम ब्रेक लगाते हैं तो हमारा व्हीकल स्लो डाउन क्यों हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हैव यू नॉट सीन ए मूविंग बॉल ऑन ए ग्राउंड स्टॉपिंग। यानी जैसे ही आपने ग्राउंड के ऊपर बॉल को रोल करवाया, एक स्टेज पे जाके वो रुक जाती है। ऐसा क्यों? जब हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं, नो मोर एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, देन द बॉल विल स्लो डाउन आफ्टर सम टाइम। ठीक है, आप जो बनाना पील्स है हमारा, ठीक है, उसके ऊपर से हमारा पैर स्लिप हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पर हमारी जो रफनेस जो है वो खत्म हो जाती है। यानी वो, अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोलें तो हमारा जो पैर है वो जो है वो चिकना हो जाता है। ठीक है, यानी जो हमारा बनाना पील है, जो हमारा छिलका है, वो कैसा होता है? स्मूथ होता है एज कंपेयर टू अवर फ्लोर। ठीक है, ओके। तो हमारा जो व्हीकल है वो स्लो डाउन हो जाता है जब भी हम ब्रेक अप्लाई करते हैं, क्योंकि हमने ब्रेक लगाया है और हमने कोई भी एक्सटर्नल फोर्स जो है जो हमारी मोशन की डायरेक्शन है उसमें हमने कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं किया है, सिर्फ ब्रेक लगाया है। ब्रेक क्या करता है? हमारा उसको रोकने का काम करता है। यानी वो जो है वो सरफेस हमारा जिसके ऊपर वो मोशन कर रहा है और जो टायर है उसके ग्रिप का काम करवाता है। यानी अपोजिट डायरेक्शन का फोर्स लग जाता है उसके ऊपर, और एक टाइम पे जाके जो है हमारा व्हीकल रुक जाता है, क्योंकि जो अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन है वो ज़्यादा हो जाती है। यानी जो अपोजिशन वाला फोर्स है वो ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं फाइनली इट स्टॉप्स। यानी जो हमारा व्हीकल है वो स्टॉप हो जाता है। हैव यू नॉट सीन ए मूविंग बॉल ऑन द ग्राउंड स्टॉपिंग आफ्टर सम टाइम। यानी जो हमारी बॉल है वो कुछ टाइम के बाद रुक जाती है। वाई डू वी स्लिप? अब क्यों रुक जाती है? इस एग्जाम्पल में भी हमारा सेम लॉजिक रहेगा कि जो हमारी बॉल है उसमें हमने एक बार उसको चला के छोड़ दिया। ठीक है, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, हमने जो उसके ऊपर फोर्स लगाया था वो कम पड़ जाएगा एज कंपेयर टू द फ्रिक्शन फोर्स। यानी जो हमारा सरफेस उसके ऊपर लगा रहा है। ठीक है, तो उस सरफेस का फोर्स ज़्यादा हो जाने की वजह से ही हमारी जो बॉल है वो एक टाइम पे जाके रुक जाती है। बनाना पील के लिए मैंने बताया कि हमारा जो फिसलन है वो बढ़ जाती है, यानी जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कम हो जाता है। इसी वजह से हम रुक नहीं पाते हैं। हमें रुकने के लिए, कहीं पर भी स्टेबल होने के लिए हमें फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है। यहाँ पर आप एग्जाम्पल देखेंगे, अगर किसी भी सरफेस पर फ्रिक्शन नहीं है, यानी कि आप फ्रिक्शन को अगर नॉर्मल वर्ड्स में एक वर्ड अपने माइंड में रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं खुरदुरापन। ठीक है, यानी जहाँ पर फिसलन होगी यानी स्लिपरी सरफेस होगा वहाँ पर हम स्लिप कर जाएंगे। अगर वहाँ पर हमारा सरफेस जो है वो रफ है थोड़ा सा, यानी ज़्यादा स्मूथ नहीं है, ज़्यादा फिसलन नहीं है, तो हम बोल देंगे कि वहाँ पर फ्रिक्शन ज़्यादा है। यानी जहाँ पर खुरदुरापन ज़्यादा होगा वहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा लगेगा, और जहाँ पर फिसलन ज़्यादा होगी वहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स कम लगेगा। तो जब भी हम बनाना के पील पे पैर हमारा रखते हैं हम, तो क्या हो जाता है, वहाँ पे फ्रिक्शन कम हो जाता है क्योंकि वो चिकना होता है। ठीक है, ओके। उसके बाद हमारा फर्स्ट पॉइंट जो है वो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो कि मैंने बताया हमारा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, यू सो दैट इफ यू अप्लाई द फोर्स अलोंग द लेफ्ट, फ्रिक्शन एक्ट्स अलोंग द राइट। ओके, अगर आपको
यहाँ पर दिखाएं हम, यहाँ पर एक बुक है हमारे पास, ठीक है। अगर आप इस बुक को इस साइड से क्या कर रहे हो, मतलब दूसरी तरफ धकेल रहे हो, तो जो हमारा आप क्या कर रहे हो, आपका जो फोर्स है वो लेफ्ट टू राइट लग रहा है, लेकिन इसके अपोजिशन में जो हमारी टेबल है वो क्या कर रही है, वो इसके ऊपर एक अपोजिट फोर्स लगा रही है, दैट इज फ्रिक्शन, ठीक है। यानी जब आप किसी भी चीज को सरकाते हो, यानी कि उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हो, तो वहां पर थोड़ा सा आपको फील होता है कि हाँ कोई चीज अपोज कर रही है, वो नेग्लिजिबल चीज क्या है, हमारी फोर्स है, ठीक है। सेम सेकंड केस में जब आप अपनी बुक को राइट टू लेफ्ट लेके जाओगे, तो जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स है वो हमारा कहाँ लग जाएगा, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो हमेशा हमारा जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। अब हम इसको बुक से पढ़ते हैं। You saw that if you apply the force along the left, friction acts along the right. If you apply the force along the right, the friction acts along the left direction. In both cases, the force opposes the motion of the book. यानी जो book का motion है उसको oppose कर रहा है हमारा friction. The force of friction always oppose the applied force. जो भी हम force apply करते हैं उसको हमेशा oppose करता है हमारा friction of force. नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिक्शन, यानी कि क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं, यानी कौन सी चीज़ उसको खुरदरेपन को ज़्यादा बढ़ाएगी, यानी इरेगुलरिटी, यानी कि हमारा जितना ज़्यादा रफ सरफेस होगा उतना ज़्यादा हमारा फ्रिक्शन होगा, और जितना कम रफ सरफेस होगा यानी जितना ज़्यादा स्मूथ होगा वहाँ पर हमारा जो फ्रिक्शन है वो कम हो जाएगा, ठीक है। फ्रिक्शन का हिंदी मीनिंग अगर आप समझोगे तो उसको घर्षण बोलते हैं, यानी कि किसी चीज़ को रोकना, रुकावट किसी चीज़ में, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एक स्प्रिंग बैलेंस की बात की गई है, ठीक है। स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है, आपने इसको देखा भी होगा, ठीक है। इस पे हम वेट भी कर सकते हैं, यानी ये क्या बताता है कि इसके ऊपर कितना फोर्स लगाया जा रहा है, ठीक है। स्प्रिंग बैलेंस इज ए बेसिकली डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना ज़्यादा फोर्स लग रहा है, कितना कम फोर्स लग रहा है, उसको मेजर करने के लिए क्या है, हमारा स्प्रिंग बैलेंस है। It consists of a coiled spring which gets stretched when a force is applied to it. जब भी इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे, यानी यहाँ पर हम क्या करेंगे, किसी भी चीज़ को हैंग करेंगे तो ये क्या करेगा, ये स्प्रिंग नीचे की तरफ स्ट्रेच हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रेचिंग ऑफ द स्प्रिंग इज मेजर्ड बाय द पॉइंटर मूविंग, यानी ये जो यहाँ पर आपको पॉइंट दिख रहा है और ये साथ में इसके रीडिंग है, ये क्या बताएगा हमारा, यानी इसकी कितना फोर्स है, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स यानी उसकी न्यूमेरिकल क्वांटिटी। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे दो एक्टिविटी हमारे पास हैं, जिसमें से एक तो आपने क्या किया है, आपने कोई भी पेन लिया है या कोई भी ऐसा आइटम लिया है जिसको आप स्लाइड करवा सकते हैं। अगर आप इस टेबल के ऊपर और ये वाला जो हमारा कार्डबोर्ड है इसके ऊपर से यहाँ से स्लिप करवाएंगे, एक केस हमारा है ये जो हमारा सेल लिया है इन्होंने, या आप पेन भी ले सकते हो, कोई भी चीज़ ले सकते हो। अगर आप इसको यहाँ से छोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये कितनी डिस्टेंस तक जाएगा। सेकंड केस में जब आपने इस टेबल के ऊपर यानी इस कार्डबोर्ड के ऊपर एक मैट बिछा दिया है, ठीक है, मैट बिछा दिया है, तब आप इसको सेम डायरेक्शन में ऐसे ही छोड़ देंगे, तो कौन सा जो हमारा सेल है या पेन है कितनी ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, यानी ये वाली डिस्टेंस ज़्यादा होगी या ये वाली डिस्टेंस ज़्यादा होगी। आप बिना किए भी इस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आपने देखा कि जब आपने इसके ऊपर स्लाइड करवाया तो यहाँ पर कोई भी इरेगुलरिटीज़ नहीं थी, यानी सरफेस जो वो स्मूथ था, ठीक है, स्मूथ था, तो ये ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा एज कम्पेयर टू द मैट, ठीक है। अगर आपने किसी टेबल के ऊपर मैट लगाया है या फिर कोई भी ऐसा कपड़ा लगाया है जो उसकी इरेगुलरिटीज़ को बढ़ा रहा है, उसमें रुकावट पैदा कर रहा है, ठीक है, उसके मोशन में, तो ये कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है। हम फ्लोर के ऊपर मैट क्यों लगाते हैं, ताकि हमारा पैर स्लिप ना हो, यानी कि फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम लगाते हैं, ठीक है। यहाँ से आप इसको रीड करेंगे, इन विच केस द डिस्टेंस कवर्ड द मिनिमम, किस केस में जो डिस्टेंस है वो मिनिमम कवर्ड हुई है, इन द केस ऑफ सेकंड यानी कि बी वाले में, ठीक है। व्हाई इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पेंसिल सेल डिफरेंट एवरी टाइम, ट्राई टू रीजन वाई, डिस्कस द रिजल्ट। जो कि मैंने आपको बताया कि फ्रिक्शन की वजह से एक जगह यहाँ पर खुरदरा ज़्यादा हो रहा था, यानी कि उसके ऊपर रुकावट आ रही थी उसके मोशन में, और एक में रुकावट नहीं आ रही थी।
डज द डिस्टेंस कवर्ड डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस? फॉर श्योर, जो हमारी डिस्टेंस कवर्ड होगी वो डिपेंड करेगी कि जो सरफेस है हमारा वो कैसा है। अब यहाँ पर हम देखेंगे हमारा सरफेस बिल्कुल स्मूथ था, लेकिन सेकंड केस में हमने मैट बिछाया तो वहाँ पर सरफेस थोड़ा सा रफ हो गया एज कम्पेयर टू द फर्स्ट केस। तो ये डिपेंड करेगा ऑटोमेटिकली नेचर ऑफ द सरफेस, यानी सरफेस का नेचर कैसा है, इधर वो रफ है या फिर स्मूथ है। फ्रिक्शन इज कोज्ड बाय द इरेगुलरिटीज, यानी जो फ्रिक्शन होता है वो हमारा इरेगुलरिटीज की वजह से होता है, ठीक है। ऑन द टू सरफेस इन कॉन्टेक्ट, अगर आप देखेंगे एक सरफेस हमारा ये वाला है, ठीक है, एक सरफेस हमारा ये वाला है, तो इन दोनों को जब आप कॉन्टेक्ट में लेके आएंगे तो इनके बीच में कैसा सरफेस है, यानी कि इनके बीच का जो भी कॉन्टेक्ट पॉइंट है वो इस चीज़ को डिफाइन करेगा कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा या नहीं लगेगा, ठीक है। Even those surface which appear very smooth have a large number of minor irregularities, यानी कि जब आप देखेंगे कि कोई भी सरफेस जो है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ है, ठीक है, यानी कि आप किसी भी प्लाई बोर्ड के ऊपर बैठ रहे हैं तो वहाँ पर बेशक आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर रफ सरफेस नहीं है, लेकिन स्टिल वहाँ पर क्या होती है, फ्रिक्शन होती है, यानी कि थोड़ी बहुत इरेगुलरिटीज होती हैं जिसकी वजह से हम वहाँ पर बैठ पाते हैं। मैंने लास्ट चैप्टर में भी बताया था और इसमें भी आपको बताया कि जहाँ पर फ्रिक्शन नहीं होगा वहाँ पर हम बैठ नहीं सकते, बिना फ्रिक्शन के हम बोर्ड पे लिख नहीं सकते, बिना फ्रिक्शन के आप कोई भी काम नहीं कर सकते। हमारी टेबल एक जगह रुकी हुई है, दैट मीन्स वहाँ पर फ्रिक्शन एग्जिस्ट करता है। अगर हमारा कोई भी चीज़, कोई भी आइटम हमारे रूम में रखा हुआ है, अगर आप चल पा रहे हैं, आप भाग पा रहे हैं, आप बैठ पा रहे हैं, किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जहाँ पर फ्रिक्शन नहीं है वहाँ पर हम रुक नहीं सकते, वहां पर हम फ्लाई करेंगे, ठीक है। ओके, अब डिपेंड करता है कि इरेगुलरिटी जो है वो कम है या ज़्यादा है, ठीक है। कम है तो हम उसको स्मूथ सरफेस बोल देते हैं और अगर ज़्यादा है तो हम उसको रफ सरफेस बोल देते हैं। इरेगुलरिटीज ऑन टू सरफेस लॉक इनटू वन अनदर, यानी उनकी जो इरेगुलरिटीज हैं अगर हम इसको ड्रॉ करना चाहें, तो फॉर एग्जांपल ये कोई भी सरफेस है, ठीक है, इसकी इरेगुलरिटीज कुछ इस तरीके से हैं जो हमें बहुत कम माइनर हैं, यानी हमें दिखाई नहीं दे रही है। और सेकंड केस में जो हमारी इरेगुलरिटीज हैं वो कुछ इस टाइप से हैं, ठीक है। तो जब ये आपस में आएंगी तो ये एक दूसरे के यहाँ पर क्या हो जाएंगी, फिट हो जाएंगी, जो ये गैप है इसी वजह से हम एक जगह रुक पाते हैं, ठीक है। ओके, तो एक दूसरे की जो इरेगुलरिटीज होती हैं वो उन दोनों आपस में क्या हो जाती हैं, इंटरलॉक हो जाती हैं, जिसकी वजह से हम कहीं पर रुक पाते हैं। वी हैव टू अप्लाई फोर्स टू ओवरकम इंटरलॉकिंग, हमें उन इंटरलॉकिंग को ख़त्म करने के लिए, उन पे काबू पाने के लिए क्या करना पड़ता है, फोर्स को अप्लाई करना पड़ता है, जिसकी वजह से कोई भी रुकी हुई चीज़ मोशन में आती है, ठीक है। ऑन रफ सर्फेसिस देर आर ए लार्ज नंबर ऑफ इरेगुलरिटीज, सो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ग्रेटर। If a rough surface is involved, we see that the friction is caused by the interlocking of irregularities in the two surface. It is obvious, यहाँ से हम इसको रीड करेंगे, it is obvious that the force of friction will increase if the two surface are pressed harder. अगर आपको कोई चीज़ मूव करवाने में ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है, दैट मीन्स वहाँ पर इरेगुलरिटीज ज़्यादा है, यानी वहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा है, और उस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए आपको ज़्यादा अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन की। The force required to overcome friction at the instant an object starts moving when rest is a measure of static friction, यानी कोई चीज़ रेस्ट में रखी हुई है, मानो कोई भी बक्सा है जिसको आप मूव करवाना चाहते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये कोई भी बक्सा है, इसको आप मूव करवाना चाहते हैं, तो इसको मूव करवाने के लिए आपको कम से कम उतना फोर्स लगाना पड़ेगा जितने से इसकी इंटरलॉकिंग टूट जाए, ठीक है, यानी इसका जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उस पर ओवरकम किया जा सके। तो उस फ्रिक्शन को लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस पे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा जिससे कि इसकी इरेगुलरिटी से ओवरकम किया जा सके, ठीक है। तो जो फिलहाल इस पे फोर्स लगाने से पहले जो अब इसके ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, यानी कि ये कौन सा है हमारा, स्टैटिक फ्रिक्शन,
ठीक है। आपके घर में कोई भी संदूक का बक्सा रखा है, ठीक है, आपके घर में कोई भी हैवी आर्टिकल रखा है, तो उसके पास अभी जो भी चीज़ रखी हुई है, रखी हुई चीज़ यानी कि रेस्ट में जो भी चीज़ है, वहाँ पर कौन सा फ्रिक्शन लगता है? हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। उसके बाद हमारा सेकंड होता है हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन, आप स्लाइड करते हो, ठीक है, खेलते समय भी हम स्लाइड करते हैं, या फिर आप किसी चीज़ को घसीट कर लेके जा रहे हो, स्लाइड करवा रहे हो, तो उस टाइम पे जो हमारा फ्रिक्शन यानी जो भी हमारा इरेगुलरिटीज कांटेक्ट में आती हैं, जो भी हमारा फोर्स लगता है, उसको हम क्या बोलते हैं? हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो अब आप बताओ, कोई भी चीज़ मूव कर रही है, उस चीज़ को मूव करते करते अगर आप और साथ में मिल जाओ और उसको दोबारा से मूव करवाने लग जाओ, उसमें कम फ्रिक्शन लगेगा, या फिर जब आप किसी रुकी हुई चीज़ को स्टार्टिंग से उस चीज़ को जो है मूव करवाओगे, तो वहाँ पर ज़्यादा लगेगा। ऑब्वियसली जो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन होता है यानी रुकी हुई चीज़ के पास जो भी फ्रिक्शन होता है, रुकावट होती है, वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एनी मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, जो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन है वो ऑलवेज ग्रेटर देन टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन, when the book starts sliding when the book starts sliding, the contact points on its surface do not get enough time to lock into the contact, यानी कि जो चीज़ मूव में होती है, स्लाइडिंग होती है, उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता कि वो इंटरलॉक कर पाए, ठीक है। सो द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्लाइटली स्मॉलर देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। Friction, and you find it somewhat easier to move the box already in motion than to get it started, यानी किसी चीज़ को स्टार्टिंग से स्टार्ट करना इज मोर डिफिकल्ट देन द मूव द बॉक्स ऑलरेडी इन मोशन, ठीक है। कोई चीज़ ऑलरेडी मोशन में है, उसको मूव करवाना थोड़ा सा ईजी होता है एज कम्पेयर टू द रेस्ट। नेक्स्ट हेडिंग इज फ्रिक्शन इन नेसेसरी इविल। इविल क्या होता है? यानी कि हमारा कोई दुश्मन, यानी हमारे लिए इसके मतलब खराब इफेक्ट भी है, नेगेटिव इफेक्ट भी हैं। वो कैसे हैं? आपने देखा होगा आपके जो जूते चप्पल होते हैं, ठीक है, वो एक तरीके से घिस जाते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइम, ठीक है। यानी कि जैसे जैसे टाइम पास होता है तो हमारे जो स्लीपर्स हैं या फिर जो हमारे टायर्स हैं, वो क्या हो जाते हैं, उनकी जो इरेगुलरिटीज है वो कम होने लगती है बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। क्योंकि अब आप देखो, आपकी कोई भी नई चप्पल है तो उसके ऊपर ग्रिप ज़्यादा होगी। अगर इसका एग्जाम्पल हम लें तो उसके ऊपर जो आपकी, मान लो ये आपकी कोई चप्पल है, ठीक है, इसके ऊपर इसके सरफेस के नीचे क्या होती है? ग्रिप बनी होती है, ठीक है। कोई चप्पल बहुत ज़्यादा घिस गई है यानी कि पुरानी हो गई है, उसके पास जो है वो इरेगुलरिटीज वो कम हो गई है। वो कम क्यों हुई? क्योंकि उसके ऊपर ज़्यादा फ्रिक्शन लगा दिया हमने, ज़्यादा यूज़ कर ली है, ठीक है। आई होप कि अब आपको फ्रिक्शन की जो स्टोरी है वो समझ में आने लगी है कि जो फ्रिक्शन होता है अगर वो कम हो जाए तो हमें गिरने के चांस ज़्यादा होते हैं, यानी कि हम रुक नहीं सकते एक जगह पे। और अगर हमारे पास इरेगुलरिटी ज़्यादा है, फ्रिक्शन ऑफ फोर्स ज़्यादा है, तो हम एक जगह आराम से रुक सकते हैं, हमें गिरने की कोई भी दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। रिकॉल नाउ सम ऑफ योर एक्सपीरियंसेस। इज इट ईजियर टू होल्ड ए कुल्हड़, यानी कि जो अर्दन पोट, जो हमारा चाय की कुल्हड़ होती है ना, उसकी बात कर रहे हैं, जो मिट्टी का होता है, और एक ग्लास टम्बलर पे भी अगर हम ऑयल डाल दें बाहर के सरफेस पे, तो आप उस कुल्हड़ को आसानी से पकड़ सकते हो, होल्ड कर सकते हो। या फिर जो हमारा ग्लास टम्बलर है विद द ऑयली सरफेस, तो आप इन दोनों में से किसको आसानी से पकड़ सकते हो स्टेबली? तो आप ऑब्वियसली किसके साथ जाओगे? हमारे कुल्हड़ के साथ। क्योंकि कुल्हड़ के सरफेस पे जो हमारे मटके होते हैं, उनके सरफेस पे इरेगुलरिटीज होल्स होते हैं, ठीक है, जिसको हमारे जो हाथ हैं वो कॉन्टेक्ट में जाके उन इरेगुलरिटीज को इंटरलॉक कर लेते हैं। लेकिन वहां पर जो हमारा स्लाइडिंग सरफेस है, जो हमारा टम्बलर है, वहां पर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं। Suppose the outer surface of tumbler is greasy or has a thin layer of cooking oil on it, would it become easier or more difficult to hold it? Just think, would it be possible to hold the glass at all if there is no friction? अगर कोई भी फ्रिक्शन नहीं है तो हमारी कंडीशन कैसे हो जाएगी? टम्बलर के ऑयली सरफेस जैसी, वहां पर कोई भी चीज रुक नहीं सकती, ठीक है। रिकॉल ऑल्सो हाउ डिफिकल्ट इट इज मूव टू ए वेट मडी ट्रैक, यानी कि कहीं पे कीचड़ है बिल्कुल गीला, तो वहां पर आप भाग नहीं सकते, ठीक है, यानी कि आपको फिसलने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। और वेट मार्बल फ्लोर, या फिर कोई भी गीली हमारी मार्बल फ्लोर के ऊपर अगर हम पानी गिरा देते हैं तो हम स्लिप कर जाते हैं।
कैन यू इमेजिन बिगिन एबल टू वॉक एट ऑल इफ देयर वर नो फ्रिक्शन? इज दिस पॉसिबल? नॉट एट ऑल. उसके बाद हम पढ़ते हैं यू कुड नॉट राइट विद पेन. हम पेन से लिख नहीं सकते अगर फ्रिक्शन नहीं होगा. तो ये वही एग्जाम्पल है जो हमने अभी देखे. ठीक है, फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम इस नेल को दीवार में फिक्स नहीं कर पाएंगे, यानी लगा नहीं पाएंगे, क्योंकि फ्रिक्शन ही नहीं है. फ्रिक्शन नहीं है तो फिर ये रुकेंगे नहीं. ओके, अब यहाँ पर एग्जाम्पल दिखा रखे हैं. इफ एन ऑब्जेक्ट स्टार्टेड मूविंग इट वुड नेवर स्टॉप इफ देयर वर नो फ्रिक्शन. अगर कोई चीज़ स्टार्ट हो चुकी है, फ्रिक्शन ही नहीं है, इंटरलॉकिंग के लिए इरेगुलरिटीज ही नहीं है, तो फिर वो चीज़ रुक नहीं सकती. ठीक है. Had there been no friction between the tires of the automobiles and the road, they could not be started or stopped. यानी कि कोई चीज़ ना तो स्टॉप की जा सकती है ना स्टार्ट की जा सकती है. ठीक है. To change the direction of motion you could not fix a nail on the wall or tie a knot. यानी कि हम कुछ भी नहीं कर सकते. विदाउट फ्रिक्शन नो बिल्डिंग कुड बी कंस्ट्रक्टेड. क्योंकि बिल्डिंग बनाने के लिए भी एक ईंट का दूसरी ईंट के साथ इंटरलॉक करना ज़रूरी है. अब वहाँ पे फ्रिक्शन ही नहीं है तो फिर हम उस चीज़ को यानी कि बिल्डिंग को भी कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाएंगे. ऑन द अदर हैंड आप क्या देखते हैं, फ्रिक्शन इज एन इविल. यानी कि फ्रिक्शन हमारे लिए नेगेटिव इफेक्ट भी लेके आता है, एडवर्स इफेक्ट भी है. इट वियर्स आउट द मटेरियल वेदर स्क्रू बॉल बियरिंग्स और सोल ऑफ शूज. यू मस्ट हैव सीन वोर्न आउट स्टेप ऑफ फुट ओवर ब्रिज एट रेलवे स्टेशन. यानी कि आप देखते हैं कि वहाँ पर क्या हो जाती है, हम इतनी ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ होने के कारण वहाँ पर हमारे जो स्लीपर्स हैं वो क्या हो जाते हैं, फट जाते हैं. ठीक है, या फिर उनकी जो इरेगुलरिटीज़ होती हैं वो बिल्कुल ही ख़त्म होती चली जाती हैं. फ्रिक्शन कैन ऑल्सो प्रोड्यूस हीट. ये हीट भी प्रोड्यूस करता है. आप अपने हाथों को रब करके देख सकते हैं. विग्रसली रब योर पाम टुगेदर फॉर ए फ्यू मिनट्स. कुछ देर के लिए आप अपनी पाम को रब करके देखो. वहाँ पर आपको फ्रिक्शन के साथ साथ क्या भी दिखेगा, हीट भी दिखेगी. ठीक है. हाउ डू यू फील व्हेन यू स्ट्राइक ए मैच स्टिक अगेंस्ट द रफ सरफेस. अब जो मैच स्टिक यहाँ पर आप देखेंगे इसके साइड की सरफेस पे इरेगुलरिटीज होती है, यानी कि ऑल्सो फ्रिक्शन होता है वहाँ पे. उस फ्रिक्शन के आप अपोजिट डायरेक्शन में जैसे ही क्या करते हो, माचिस की स्टिक को रब करते हो तो वहाँ से क्या मिलेगी, हमें हीट मिलती है. किसकी वजह से, क्योंकि जो हमारा फ्रिक्शन होता है उस पर क्या भी होती है, हमें हीट भी प्रोड्यूस होती है. इट कैचेज फायर. यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट द जार ऑफ ए मिक्सचर बिकम हॉट व्हेन इट रन्स. ठीक है, यानी कि जो हमारा जार होता है वो भी गर्म हो जाता है. यहाँ पे ये एक्टिविटी दिखाई गई है. उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ. जो इंक्रीज करना है हमें फ्रिक्शन, यानी कि हमें बाधाओं को बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाएंगे, उसमें हर्डल ऐड कर दो, यानी कि उसमें इरेगुलरिटीज ऐड कर दो. इरेगुलरिटीज यानी सरफेस जितना ज़्यादा रफ होगा उतना ज़्यादा फ्रिक्शन ऑफ फोर्स होगा. ठीक है, यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमारा उतना ज़्यादा हो जाएगा. अगर आपको रिड्यूस करना है किसी चीज़ को तो वहाँ पर उसकी स्मूथनेस को बढ़ा दो. ठीक है, यानी इरेगुलरिटीज़ को कम कर दो. इरेगुलरिटीज़ को कम करेंगे तो ऑब्वियसली अल्टरनेट क्या हो जाएगा हमारा, अल्टीमेटली जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो कम हो जाएगा. कोई भी सरफेस अगर चिकना है तो फ्रिक्शन कम लगेगा, कोई भी सरफेस अगर खुरदरा है तो फ्रिक्शन जो है वो ज़्यादा लगेगा. ठीक है, अब आप खुद देखो कि अगर आपको वहाँ पर फ्रिक्शन को बढ़ाना है, खुरदरापन बढ़ाना है, रफनेस को इंक्रीज करना है तो कैसे कर सकते हो, और जो रफनेस को कम करना है तो कैसे कर सकते हो. कोई भी चीज़ ऑयली अगर आप किसी सरफेस पे डाल देते हो तो क्या होता है, वहाँ पर सरफेस हमारा स्मूथ हो जाता है, बिल्कुल स्लिपरी हो जाता है, यानी कि चिकना हो जाता है, जिससे हम एक जगह रुक नहीं सकते. आप ऑयल के ऊपर चल नहीं सकते. ठीक है, आपका पैर स्लिप हो जाएगा. क्यों, क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्शन ही नहीं है. तो उस फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए हमने क्या किया है, ऑयल को यूज़ किया है. ग्रीस लगाते हैं हम, जो हमारे व्हीकल्स होते हैं या फिर कहीं पर आप देखेंगे जो हमारा फ़ैन होता है उसके भी जो हमारे बॉल बियरिंग्स होते हैं उसमें क्या लगाते हैं, हम ग्रीस लगाते हैं ताकि चिकनाई हो सके उसके अंदर, उसके ऊपर कम से कम फ्रिक्शन लगे. ठीक है, इंक्रीज करना है तो आपको ये वाली इरेगुलरिटीज़ क्या करनी पड़ेंगी, बढ़ा देंगे. अब टायर के ऊपर ये क्यों होती हैं इरेगुलरिटीज़, ताकि इनके जो बीच का सरफेस है ये वाला, ये क्या कर सके, जो हमारी सरफेस है उसको इंटरलॉक कर सके. ओके, इसको बुक से रीड करेंगे हम. हैव यू एवर थॉट व्हाई द सोल ऑफ योर शूज इज ग्रूव्ड. यानी कि क्यों ऐसा होता है, उसकी शेप ऐसी क्यों होती है. इट इज़ डन टू प्रोवाइड द शूज बेटर ग्रिप ऑन द फ्लोर. जैसे ही ये ग्रिप खत्म होने लगती है, यानी हमारी जो चप्पल है नीचे से ऊपर जैसी हो जाती है बिल्कुल प्लेन, वैसे ही हमारे जो स्लिपरी के चांस है वो बढ़ जाते हैं.
ठीक है, so that you can move safely. Similarly, the treaded tires of cars, trucks and bulldozers provide better grip with the ground. We deliberately increase friction by using brake pads of the brake system of bicycle and automobiles. When you are riding a bicycle, the brake pads do not touch the wheels, but when you press the brake lever, these pads arrest the motion of the rim. Due to friction, the wheel stop moving. You might have seen the कबड्डी players rub their hand with soil. यानी मिट्टी लगाने से हमारे हाथ जो है वो कैसे हो जाते हैं, उनमें इरेगुलरिटीज आ जाती है, यानी खुरदरापन हो जाता है, रफनेस हो जाती है, जिससे कि वो बेटर ग्रिप कर सकें ऑफ देयर ओपोनेंट, यानी जो हमारा प्रतिद्वंदी होता है हम उसको अच्छे से ग्रिप कर सकें. जिम्नास्ट अप्लाई सम कोर्स सब्सटेंसेस, यानी कुछ खुरदरा सब्सटेंसेस अपने हाथों पे लगाते हैं टू इंक्रीज फ्रिक्शन फॉर बेटर ग्रिप. उसके बाद आता है हमारा इन सम सिचुएशन हाउएवर फ्रिक्शन इज अनडिजायरेबल एंड वी वुड वांट टू मिनिमाइज इट. जैसे कि हम कैरम खेलते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी जो गोटियां हैं वो बिल्कुल बिना किसी रुकावट के सीधा हमारा गोल हो जाए, ठीक है, यानी हमारी गोटी डायरेक्ट उस होल में फंस जाए. तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि उस गोटी और उस कैरम के ऊपर बीच में क्या नहीं होनी चाहिए, फ्रिक्शन नहीं होनी चाहिए, यानी रुकावट नहीं होनी चाहिए. तो उसके लिए आप क्या करते हो, उसके ऊपर पाउडर लगा देते हो, ठीक है. वो पाउडर क्या काम करता है, उसको स्लिपरी बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, तो वहाँ से हमारा फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगा. वाई डू यू स्प्रिंकल फाइन पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड, क्यों करते हो, ताकि उसकी रफनेस बढ़ाई जा सके. यू माइट हैव नोटिस दैट व्हेन ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल आर poured on the hinges of the door moves smoothly. A bicycle and a motor vehicles use grease between the moving part of these machines. In all the above cases, we want to reduce the friction. इन ऑर्डर टू इंक्रीज एफिशिएंसी, यानी उसके काम करने की एफिशिएंसी बढ़ जाए, ठीक है, यानी मोशन की एफिशिएंसी बढ़ जाए, जिसकी वजह से हमारा फ्रिक्शन कम हो जाए. When oil, grease or graphite is applied between the moving part of a machine, a thin layer is formed there and moving surface you do not directly rub against each other. Interlocking of irregularities is avoided to a great extent. Movement becomes smooth and the substances with reduced friction and called lubricants. यानी हम जो भी ये मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो क्या कहलाते हैं, लुब्रिकेंट्स कहलाते हैं, जो कि फ्रिक्शन को कम करते हैं, जो कि स्मूथनेस को इंक्रीज करते हैं, हमारी जो एफिशिएंसी है उसको इंक्रीज करते हैं, हमारे काम करने की पावर को बढ़ा देते हैं, हमारी जो हर्डल होती हैं, जो रुकावटें होती हैं उसको कम कर देते हैं, ठीक है. तो उसको हम क्या बोलते हैं, हमारे लुब्रिकेंट्स. In some machines, it may not be advisable to use oil as lubricant. An air cushion between the moving part is used to reduce friction. वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, एयर क्यूशन. उसके बाद हम बात करते हैं व्हील्स रिड्यूस फ्रिक्शन. आपको पता है जो हमारे ये बैग होते हैं लगेज के, ठीक है, वहाँ पर आपको दिखते हैं कि इसके यहाँ पर आप देखेंगे टायर होते हैं, ठीक है. ये टायर क्या काम करते हैं, यहाँ पर ये इसको रोल करवा के लेके जाएंगे और हमें जो भी उस बैग के अंदर इतना हैवी लोड होता है वो हमें फील नहीं होता. क्यों, क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शन ही नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर रोलिंग सरफेस हम व्हील्स का यूज़ कर रहे हैं. व्हील्स का यूज़ क्यों किया हमने, ताकि हम फ्रिक्शन को क्या कर सकें, रिड्यूस कर सकें. You must have seen attached and other pieces of luggage fitted with rollers. Even a child can pull such piece of luggage. आप अपनी नोटबुक को क्या कर सकते हो, पेन्स के ऊपर से स्लिप करवा के देख सकते हो, स्लाइड करवा सकते हो, आपकी बुक जो वो आसानी से मूव कर जाएगी एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है. लेकिन वहीं पर अगर आप अपनी बुक को वैसे ही सरफेस से खिसका के आगे करते हो तो आपको एज कम्पेयर टू द फर्स्ट कंडीशन आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है. When one body rolls over the surface of another body, the resistance to its motion is called rolling friction, ठीक है. यानी कि हम यहाँ पर जैसे टायर का यूज़ कर रहे हैं, जैसे हम अपनी एक चीज़ को दूसरी चीज़ के ऊपर रोल करवा रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन. अभी तक हमने कौन सा फ्रिक्शन पढ़ा था, स्टैटिक फ्रिक्शन, जो रुकी हुई चीज़ों के ऊपर लगता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन. सेकंड हमने पढ़ा था स्लाइडिंग फ्रिक्शन, जो हम मोशन में हुई किसी चीज़ को और ज़्यादा मोशन में लेके जा सकते हैं, ठीक है, यानी कि कोई भी चीज़ स्लाइड करती है,
आपने ये वाली चीज़ देखी होगी, जैसे ये हमारा कोई भी झूला होता था, ठीक है। इस झूले के लिए जो भी हमारा यहाँ पर ये वाली स्लाइड क्या होती है, हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है। और ये हमारा रोल कर रहा है एक दूसरे के ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा रोलिंग फ्रिक्शन। अब आप मुझे ये बताओ, इन तीनों में से सबसे कम जो है वो, मतलब किसी भी चीज़ को आपको कैरी करके लेके जाना है तो सबसे कम फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, रोलिंग फ्रिक्शन के ऊपर, ठीक है। क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि ये क्या करता है, हमारा रोलिंग फ्रिक्शन एक सरफेस के ऊपर दूसरा सरफेस रोल करके चलता है। अब जो जैसे हम टायर की बात करते हैं, तो जो हमारी अर्थ है या फिर जो भी हमारा सरफेस है, रोड है, उस रोड के ऊपर हमारा जो ये वाला बैग है, इसके जो टायर हैं वो क्या करते हैं, रोल करते हुए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे कम फ्रिक्शन, सबसे कम रुकावट इसको देखने को मिलती है। तो हमारा जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो सबसे कम लगता है किससे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। और स्लाइडिंग फ्रिक्शन में कम लगता है किससे, स्टैटिक फ्रिक्शन से। अब यहाँ से आप एक चीज़ देख सकते हैं कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसमें रुकावट सबसे ज़्यादा, यानी वो आसानी से एक जगह टिक के, उसकी इंटरलॉकिंग बहुत ज़्यादा मजबूत है, ठीक है। और इन दोनों को इंटरलॉकिंग करने का समय ही नहीं मिलता है। तो सबसे ज़्यादा हमारा फ्रिक्शन फोर्स स्टैटिक में, उसके बाद स्लाइडिंग में, और सबसे कम हमारा जो फ्रिक्शन लगता है दैट इज इन द रोलिंग फ्रिक्शन। अब हम इसको बुक से रीड करते हैं। Rolling reduces friction. It is always easier to roll than to slide a body over another. यानी ये स्लाइडिंग से भी और ज़्यादा ईजी हो जाता है. That is the reason it is convenient to pull luggage lifted with rollers. Can you now understand why the wheel is said to be one of the greatest invention of the mankind? यानी हमारा व्हील की इन्वेंशन कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, अब आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इससे हमारा फ्रिक्शन भी कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, सिंस द रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जो हमारा रोलिंग फ्रिक्शन है वो क्या है, हमारा कम है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। स्लाइडिंग इज रिप्लेस्ड इन मोस्ट मशीन्स बाय रोलिंग बाय द यूज ऑफ बॉल बियरिंग्स। यानी हम बॉल बियरिंग्स का यूज करके स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रिप्लेस कर सकते हैं। कॉमन एग्जाम्पल्स आर द यूज ऑफ बॉल बियरिंग्स बिटवीन हब्स एंड द एक्सिस ऑफ सीलिंग फैन। यानी जो हमारे छत वाले फैन होते हैं उनके अंदर भी हम क्या यूज करते हैं, बॉल बियरिंग्स। एंड बाईसाइकिल्स, बाईसाइकिल में भी होते हैं हमारे छोटे छोटे, ये यहाँ पर आप देखेंगे, ये क्या है, हमारे बॉल बियरिंग्स हैं, ठीक है। इसके अंदर आपको दिख रहा होगा छोटे छोटे। उसके बाद हम बात करते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड क्या होता है हमारा, इस वाले फ्लूइड में, ये वो लिक्विड वाला फ्लूइड नहीं है, इस फ्लूइड के अंदर हमारे दोनों आ जाते हैं, एयर भी आती है और जो हमारे लिक्विड होते हैं वो भी आ जाते हैं, ठीक है। इसको आप रीड करेंगे, यू नो दैट एयर इज वेरी लाइट एंड थिन येट इट एक्सर्ट। यानी कि हमारी एयर कितनी ही हल्की हमें दिखाई दे रही है, स्टिल ये भी क्या करती है, जो इसके अंदर मूव करते हैं, जैसे हमारे एरोप्लेन्स, उन पे भी क्या लगाते हैं, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है। Friction force on objects moving through it. Similarly, water and the other liquid exert force of friction when object move through them. जैसे ही पानी के अंदर कोई भी जहाज जाता है हमारा, वहाँ पर भी फ्रिक्शन लगता है। एयर में कोई भी एरोप्लेन जाता है तो वहाँ पर भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है। तो उनको भी ओवरकम करना है हमें, और उसी ओवरकम फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए हमारी ये स्पेसिफिक शेप होती है हमारे वायुयान की, ठीक है। इन साइंस द कॉमन नेम ऑफ गैसेज एंड लिक्विड। ये जो हमारा फ्लूइड है ये कॉमन नेम है गैस और लिक्विड का, ठीक है। लिक्विड, इस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, गैस प्लस लिक्विड इज इक्वल्स टू फ्लूइड। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे द फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड इज ऑल्सो कॉल्ड ड्रैग। हम जो हमारा फ्लूइड के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगता है उसको हम एक अलग नाम से भी जानते हैं, जो कि हमारा ड्रैग। The friction force on an object in a fluid depend on its speed with respect to the fluid. यानी उसमें कितना ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो डिपेंड करता है किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड के बारे में और उस फ्लूइड के बारे में, वो गैस में है या फिर वो लिक्विड में है। द फ्रिक्शन फोर्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी कि ऑब्जेक्ट की शेप क्या है और नेचर क्या है फ्लूइड का। जो ऑब्जेक्ट है उसकी तो शेप क्या है, और जो हमारा फ्लूइड है यानी कि गैस है या फिर लिक्विड है, उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। इट इज ऑब्वियस दैट व्हेन ऑब्जेक्ट्स मूव थ्रू फ्लूइड दे हैव टू ओवरकम फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन देम।
फॉर श्योर जैसे ही हमें कोई भी चीज़ को मूव करवाना है, अगर वो लैंड पे है तो उसको लैंड जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है सरफेस वाला उसको ओवरकम करना है। ठीक उसी तरीके से अगर फ्लूइड में कोई चीज़ मूव कर रही है तो उसको उस फ्लूइड में जो भी एग्जिस्ट करता है हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसको ओवरकम करना पड़ेगा, तभी वो क्या कर सकता है वहाँ पर मूव कर सकता है। They have to overcome friction acting on them. In this process they lose energy. इस प्रोसेस में वो क्या करते हैं, एनर्जी को लूज करते हैं। एफर्ट्स आर देयरफॉर मेड टू मिनिमाइज फ्रिक्शन, सो ऑब्जेक्ट आर गिवन स्पेशल शेप। जो ये शेप होती है, ठीक है, ये क्या होती है, एक स्पेशल शेप होती है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रीमलाइन शेप। सो ऑब्जेक्ट्स आर गिवन स्पेशल शेप। वाई डू यू थिंक साइंटिस्ट गेट हिंट फॉर, यानी कि कहाँ से उनको ये चीज़ का आइडिया मिला कि वो स्पेशल शेप्स जो है वो कैसी होंगी। ऑब्वियसली फ्रॉम द नेचर ऑफ कोर्स, बर्ड्स एंड फिशेस हैव टू मूव अबाउट इन फ्लूइड ऑल द टाइम, देयर बॉडीज मस्ट हैव इन्वॉल्व टू शेप विच वुड मेक देम लूज एनर्जी इन ओवरकमिंग फ्रिक्शन। यानी वो जैसे ही उसको ओवरकम करते हैं क्या करते हैं, वो अपनी एनर्जी को लूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये स्ट्रीमलाइन शेप आपको दिख रही है। बर्ड की जो शेप है वही आपकी एरोप्लेन की शेप है। अब आपको इन दोनों में कोरिलेशन दिखाई दे रहा है क्योंकि इन दोनों को ही जो एयर में प्रेजेंट है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसको ओवरकम करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है हमारे कीवर्ड्स की। कीवर्ड्स आप देखेंगे बॉल बियरिंग्स। बॉल बियरिंग्स जो हमारे छोटे छोटे बॉल्स होते हैं जिसमें हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए यानी उसको रिप्लेस करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बॉल्स का यूज़ करते हैं, यानी रोलिंग फ्रिक्शन से उसको रिप्लेस कर देते हैं ताकि बहुत कम अमाउंट में हमारा फ्रिक्शन लगे, यानी कि रुकावट कम लगे। ठीक है, उसके बाद ड्रैग क्या था हमारा, जो फ्लूइड के अंदर यानी गैस और एयर, गैस और लिक्विड के साथ दोनों को मिला के हमने फ्लूइड बोला, और फ्लूइड में जो भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा दैट इज कॉल्ड ड्रैग। ठीक है, फ्लूइड फ्रिक्शन जो गैस या फिर लिक्विड में हमारा लगता है दैट इज नोन एज फ्लूइड फ्रिक्शन। नेक्स्ट इज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन एक काइंड ऑफ फोर्स होता है हमारा जो कि हमेशा मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, यानी फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। इंटरलॉकिंग, जो भी दो सरफेस की इरेगुलरिटीज हैं उनको स्टेबल करने के लिए आपस में इंटरलॉक होना पड़ता है। ठीक है, ल्यूब्रिकेंट्स, जो भी हमारा रिड्यूसिंग फ्रिक्शन करेगा उसको हम क्या बोल देते हैं, ल्यूब्रिकेंट्स, जैसे हमारा ग्रीस, ऑयल, बॉल बियरिंग्स। रोलिंग फ्रिक्शन होता है जो एक सरफेस दूसरे सरफेस के ऊपर रोल करके जाए उसको हम बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग, जब एक सरफेस दूसरे सरफेस के ऊपर स्लाइड करके जाए उसको हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलेंगे। स्टैटिक फ्रिक्शन, जो रुकी हुई चीज़ें जो भी स्टेबल है, रेस्ट में है चीज़ें, उन पे कौन सा फोर्स लगता है, हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। यहाँ पर आपकी समरी दे रखी है जो कि आप रीड करेंगे। ठीक है, इसके बाद चैप्टर में ऐसा कुछ नहीं है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया हो और बहुत ही आसानी से हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया है। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू ऑल फॉर द वॉचिंग।